हेलो दोस्तों, इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ मैं फिर से तैयार हूँ। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और इस सेशन में आपको समझाया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, जो दूसरा भाग है। चलिए इसको हम रीड करते हैं। दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा कि पहले मैंने जब टेंसों की आपको पहचान करवाई थी तब आपको समझाया था या बताया था मैंने कि कंटिन्यूअस का एक और नाम है प्रोग्रेसिव भी इसको कहते हैं, एक और इसका नाम है प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस को दोनों सेम ही है। देखो इसमें जो मूल शब्द है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू के पीछे इसमें ओ यूएस लगा दिया है। अब देखिए इसमें एक नियम होता है इंग्लिश के अंदर कि यदि किसी मूल शब्द के अंत में ई आया है, कहीं कोई मूल शब्द है उसके अंत में यदि ई आया है और उसी मूल शब्द के अंत में कोई नया शब्द लगाया जाएगा, देन क्या होगा कि ई से हट जाएगा और जो नया वर्ड है इसके साथ लग जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है कि मैंने इसमें जो कंटिन्यू की स्पेलिंग है आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं यदि इसको काट दूं तो ई को यहाँ प्लेस करता, तब ये कंटिन्यू होता है, एक वर्ब होती बोले जारी रखना, जारी है। और इसमें हमने ओ यू है जो एक प्रकार का सफिक्स है, एक प्रकार का प्रत्यय है, इसको मैं लगाना था, इसलिए ई को हटा दिया और इसकी जगह सीधा यू ओ यू एस लगा दिया। कंटिन्यूअस का मतलब ये जो वर्ड है अब एक प्रकार का एडजेक्टिव बन गया, एक प्रकार का विशेषण बन गया और इसका मतलब ये है कि ये विशेषता बताता है। प्रेजेंट टेंस के ऐसे कार्य जो हमारे बोलते समय जारी रहते हैं उनकी विशेषता बताता है। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, तो इसकी जो मूल बात है वो आपको ये बिंदु याद रखना है कि इसमें कोई कार्य क्या रहता है, कार्य इसमें जारी रहता है, कार्य अनवरत रूप से इसमें कंटिन्यू रहता है और कार्य कब हमारे बोलते समय, जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं कि अभी इस समय की बात करें, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम खा रहे हैं, पी रहे, इस समय यानी कि इस समय का मेरा मतलब है कि जब आप उस वस्तु के बारे में, उस किस चीज के बारे में बातें करें और आपकी बात करते समय वो चीज, उसका जो कार्य है वो प्रगति पर हो, चल रहा हो अनवरत रूप से, उसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेते हैं। यानी कि जरूरी है कि कार्य है हमारे बोलते समय एट द टाइम ऑफ आवर स्पीकिंग वो कार्य जारी रहना चाहिए, इसका मुख्य काम ये है। अब इसके कंपेयर में आपको मैं ये से बता देता हूँ ताकि अगले में आपको लेकर जाऊँ तो कोई दिक्कत ना हो। इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यदि हम इसका नाम रख दें परफेक्ट कंटिन्यूअस तो दोनों का अंतर आपको समझना है। दूसरे में यदि आप इसको समझें, इसमें कंटिन्यूअस वाले में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर यह है कि इसमें क्या होता है, कार्य जारी रहता है, इसमें आपको समय ज्ञात नहीं होता है कि कार्य कितने समय से चल रहा है। यदि आप सवाल करेंगे कि कोई कहता मैं पढ़ रहा हूँ, आप सवाल करेंगे आप कब से पढ़ रहे हैं, कितने समय से पढ़ रहे हैं, इसमें आपके कब से का या कितने समय का जवाब नहीं मिलता है। हाँ, आपके जब आपको जानकारी दे रहा है कोई व्यक्ति, उसके बोलते जो बोल रहा था उस समय कार्य जारी था, या आपको इससे इसका ड्यूरेशन आपको प्राप्त होगा, इसलिए इसको रखा जाएगा कंटिन्यूअस वाले में। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति है जिसको आप सवाल करें कि आप क्या कर रहे हो और वो आपको काम बता रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और आप उसको सवाल पूछिए कि आप कब से पढ़ रहे हैं, कितने समय से पढ़ रहे हैं, तो उसके पास आपको देने के लिए तो जवाब होंगे, या तो वो आपको बताएगा अवधि कि मैं इतनी अवधि से इतने पीरियड से पढ़ रहा हूँ, या आपको बताएगा एग्जिट टाइम कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, या तो एग्जिट टाइम बताएगा या आपको समयावधि बताएगा। इनके लिए तो होते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम बताएगा, या इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम, या तो होगा पीरियड ऑफ टाइम या होगा पॉइंट ऑफ टाइम, आपको बताएगा मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ। अब आपको समझ आई है कि जिस ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर काम के शुरू होने की आपको अवधि या काम कितने समय से चल रहा है उसकी अवधि या उसको शुरू होने का समय दिया गया है, तब उसको हम रखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि समय दिया हुआ नहीं है तो आपको उसे रखना है सिर्फ कंटिन्यूअस के अंदर। अब देखो अपने कंटिन्यूअस है, इसको जारी काम रहते हैं उनको व्यक्त करने के लिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर उसके जैसी है, सेम ही तरीका कि भाई इसके अंदर भी पहले सबसे पहले सब्जेक्ट बैठेगा
उसमें ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझेंगे ये सब्जेक्ट है। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ, जब भी मैं इसमें एस लिखूंगी अपनी सुविधा के लिए कि शॉर्ट में हम समझ जाएं। मेरे एस का मतलब है डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, जिसका हिंदी अर्थ आप जानते हो कर्ता, इसको डूअर भी कहा जाता है। डू यानी करना, और ये लगाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा यानी कि डूअर। और वी का मतलब वर्ब है, क्रिया है, इस सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम। और ओ का अर्थ आप समझेंगे ऑब्जेक्ट्स यानी कि कर्म। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब देखो या सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें क्रिया का पहला रूप आएगा और उसके साथ लगेगा आईएनजी। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये आएगा कि सर आईएनजी जो फर्स्ट फॉर्म ये तो पहले टेंस में आती है। तो ध्यान दें कि इस वर्ब के साथ जो भी लगाया जाता है, वर्ब की जो स्टेम फॉर्म होती है, इस क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसके साथ जो कुछ भी लगता है हमेशा कोई भी परिवर्तन होगा मूल रूप जो स्टेम फॉर्म होगी उसके साथ लगेगा। आपको आईएनजी लगानी है, ईडी लगानी, जो भी परिवर्तन होते हैं इस मूल रूप के साथ ही होते हैं। इसलिए इस क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी लगता है और इसको दूसरे शब्दों में आप क्रिया का चौथा रूप भी कह सकते हैं। ध्यान रहे क्रिया का चौथा रूप को आईएनजी को बात सेम है, एक ही बात है। और उसके बाद में इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट। बस कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। सब्जेक्ट आएगा, क्रिया का पहला रूप होगा, उसके साथ आईएनजी बैठेगा। और एक चीज इसमें आपको जो सबसे अलग करनी थी वो ये है कि इसके लिए या हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो प्रकार की है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर यह मेन वर्ब है। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और ये जो चीज है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है ये तो सबके अंदर कॉमन रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है ये आएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आती तो सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुरूप आएगी। और सब्जेक्ट के अनुरूप का मतलब है कि इसके अंदर जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं वो है तीन है। एक ईज है, दूसरा आर है और एक है एम। वैसे इसको यूं लिखा जाता है ईज एम आर, लेकिन अपने बोल साहब की भाषा में ये कॉमन हो गया कि ईज आर एम ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा ईज एम आर कहने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और इसके अकॉर्डिंग का मेरा अर्थ है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ईज आएगा। मैंने एक बार आपको बताया था कि जिस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के लास्ट में एस आए, एस फॉर सिंगुलर, ये एक क्वेश्चन के लिए। और सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो आर को सेलेक्ट करेंगे। और यदि कहीं पर आई आ जाए, सिर्फ आपको ध्यान रखना आई कहीं पर आया है तो आपको एम लगाना है और उसके बाद क्रिया के मूल रूप के साथ आप आईएनजी लगा देंगे। तो पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और इसको चौथा रूप भी कह सकते हैं। और साथ में लगा देंगे एसटीएम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। अब ध्यान दो कि यदि वर्ब है तो उस आईएनजी के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस चीज को थोड़ा गहराई से समझे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि ये वर्ब का काम कर रही है जिसके अंदर टेंस लागू हो रहा है तब तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगी। लेकिन यदि ये पार्टिसिपल का काम कर रही है, यदि कोई वर्ब है, जैसे मैं एक वर्ब लिख देता हूं, एक वर्ब है कमिंग, मैंने कमिंग लिखा है, जब मैं लिख दूं प्लेइंग, ये दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान दें कि ये कमिंग और प्लेइंग है। यदि ये किसी टेंस में है, ये किसी कर्ता की क्रिया है, तो इसके लिए जरूरी है कि इनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो, बी फॉर्म में होनी जरूरी है, ईज आ रहा है वाज होना बहुत जरूरी है। शर्त ये कि ये टेंस में होना चाहिए। लेकिन यदि इनके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ये काम नहीं कर रही है, ये वर्ब का काम नहीं कर रही है, तब भी यदि इनके साथ आईएनजी लगता है तब आपको समझना है कि उसमें कंटीन्यूअस टेंस नहीं आया, वो एक प्रकार की पार्टिसिपल का काम कर रही है। और आपको बता दें पार्टिसिपल एक प्रकार के एडजेक्टिव ही होते हैं। अब अपने इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपको मूल चीज ये ध्यान रखनी है, इसका पैटर्न फिर से व्यवस्थित आपको बता देता हूँ। इसके हेल्पिंग वर्ब साथ में लिख देते हैं। ईज, छोटी कक्षा में बच्चे ध्यान देंगे, ईज का आपको कब प्रयोग करना है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ई सी इट या किसी का नाम आया। और यदि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुवचन है, आई, इसमें आई को छोड़कर वी आया है, यू आया है, दे आया है, पल्लू में कोई भी ऐसे नाउन आई है तो आप आर लगाना। और यदि इसमें आई आ जाए विशेष नोटेटिव पॉइंट्स, इसके लिए क्या करेंगे आप,
यदि आई आया तो या आप एम लिखेंगे और साथ में आपकी मेन वर्ब, उसके साथ बैठ जाएगा आईएनजी और फिर किसको लेकर आ जाएंगे आप ऑब्जेक्ट को। एक ऐसा आप सेंटेंस पढ़ाते हैं। अब पहले मैंने आपको तरीका बताया कि सेंटेंस पढ़ाते समय हम हिंदी का सहारा लेते हैं, तो हिंदी का सेंटेंस लेकर आपको मैं समझा देता हूं। जैसे एक सेंटेंस है, राकेश खाना खा रहा है। राकेश खाना खा रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपको वही तरीका कि इसका सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, तो आप आसानी से बना देंगे। हिंदी अनुवाद करने का बहुत ही आसान तरीका आप यहाँ समझ सकते हैं। कहाँ जाना है, सेंटेंस के सबसे पीछे पूरे हिंदी के सेंटेंस की आप चटनी करो, कौन सा वर्ड किसकी जगह आया है। तो पहले सबसे पहले लास्ट में देखेंगे आपको है नजर आया है। अब आपको यदि आपने सारे सीक्वेंस वाइज वीडियो देखे तो आपको समझ में आ गया होगा कि है तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट के भागों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की प्रेजेंट टेंस की पहचान है। उसके बाद आपने थोड़ा या बैकवर्ड किया, आपको वर्ड नजर आया रहा, आपको नहीं आया सब इसमें कोई ऐसा वर्ड ताती ते चुका चुकी वर्ड नजर नहीं आ रहा है, आपको रहा आया और रहा रही भी नहीं आया है, रहे नहीं आया, रहा आया है। इसका मतलब ये स्त्रीलिंग नहीं है, बहुवचन नहीं है, ये पुल्लिंग है और एक वचन, इसलिए रहा आया और यहाँ कोई अनुस्वार नहीं है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि इसके टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब देखो इसकी क्रिया क्या है, खा रहा, ये क्रिया है, ये खाना इसकी वर्ब है। उसके बाद यहाँ चले, खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना यानी भोजन खा रहा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट है, का प्रभाव भोजन पर पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट है। कौन खा रहा है, राकेश, इसलिए राकेश, इसके कौन का जवाब राकेश, तो राकेश इसका हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इसके अनुरूप आपको करना है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे राकेश को, राकेश नाम लिख दिया। एक कॉमन मिस्टेक जो सर्वाधिक स्टूडेंट्स करते रहते हैं, विशेष ध्यान देना कि किसी का कोई नाम लिखते हैं, नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होती है और इसका विशेष आप ध्यान दें, सर्वाधिक गलतियां छोटी मोटी यहीं से होती है। किसी का नाम लिखते हैं वो प्रॉपर नाम है तो नाम की स्पेलिंग के अंदर उसका स्पेलिंग का पहला लेटर होता है, पहला वर्ड होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद वाले सारे आप यदि आप स्मॉल लिख रहे हैं तो सारे स्मॉल होंगे। शर्त ये कि पहला है वो आप कैपिटल ही रखें। कई बार छोटे अक्षर बच्चे छोटे कभी बड़ी हाई लेवल की भी ऐसी गलतियां करते हैं। आर कैपिटल है, ए कैपिटल है, के को आपने फिर से कैपिटल और ई को आपने स्मॉल कर दिया, एस को स्मॉल है, एस फिर से कैपिटल है। इसका आपको विशेष जो अनुक्रम है वही ध्यान रखना कि आर पहला जो लेटर वो हमेशा कैपिटल होगा, बाकी वाले सभी स्मॉल होंगे। तो यहाँ राकेश है, राकेश किसी का नाम सिंगुलर है। अब आगे चलेंगे कि राकेश सिंगुलर है तो आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कौन सी प्रयुक्त करेंगे, एम तो आएगा आई के साथ, आर आएगा बहुवचन के लिए और अपने पास आया ईज, तो इस पे से आ जाएगा ईज, राकेश ईज। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको नजर आ रहा है क्रिया का पहला रूप, क्रिया क्या है, खाना, खाने में इंग्लिश में क्या आता है, ईट, ईट। अब देखिए इसके साथ क्या लगाया जाएगा, आईएनजी। ध्यान दें यहाँ से सर्वाधिक एक और गलती निकल करके आती है, उस गलती को ढूंढना या उसका समाधान करना या इस वीडियो का लक्ष्य है। देखिए यहाँ मिस्टेक होती है, ये परिवर्तन आप जिस दिन समझ आओगे तो आप सारे इंग्लिश की जो चीजें धड़ाधड़ सीख जाएंगे। यहाँ हमने मेन वर्ब के साथ लगा दिया आईएनजी। अब इसका मतलब यह है कि आपके खाने का काम कंटिन्यू है, लगातार अनिरंतर रूप से चल रहा है। अब देखिए इसको फिनिश कर दिया, अब खा रहा है, क्या खा रहा है, वो भोजन कर रहा है, भोजन खाना खा रहा है, तो उसके लिए सीधा एक वर्ड आ जाएगा फूड, राकेश इज ईटिंग फूड। ध्यान दें या मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैं ऐसा कैसा और मैं लिख देता हूं, इसी को लिख देते हैं, राकेश इज ईटिंग मैंगो, ईटिंग अ मैंगो। बस इसमें मैं आप जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कई बार अपनी यहाँ भी गलतियां होती है। मैंने यहाँ ए लिखा है इसलिए सही है, यहाँ ए नहीं लिखा इसलिए सही है। इतने मैं यहाँ ए लिख देता तो सेंटेंस गलत हो जाता और यहाँ नहीं लिखता तो गलत हो जाता। आप कहीं कह सकते हो, आपको ध्यान देना कि फूड है वो मटेरियल नाउन है, फूड एक प्रकार की मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जबकि मैंगो तो एक प्रकार की ये कॉमन नाउन है, ये काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले और सिंगुलर है, ये आमों को नहीं खा रहा, आम खा रहा है, इसलिए सिंगुलर की इस कंडीशन में आपको इसके पहले ये आर्टिकल लगाना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ये आर्टिकल नहीं लगाते तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत होता है।
ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए किया जाता है। नो नाउन नो आर्टिकल, संज्ञा नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएंगे। और शर्त ये कि संज्ञा काउंटेबल होनी चाहिए और वो एक वचन होना चाहिए। अब इसके अंदर दूसरे सेंटेंस में ये मैंगो ये नाउन है, सिंगुलर है, इस काउंटेबल इसलिए ये लगाया, फूड मटेरियल नाउन है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगाया। अब मुझे तो आपको यूँ कहना था कि आप ऐसी कंडीशन जब अनुवाद करें तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो ये पहला सेंटेंस का फिनिश हो गया। अब इसको इस ढंग से किया जाता है। अब जो मैं भी आप कह रहा था कि इसके लिए खास आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जब आप अनुवाद करें तो इसमें आईएनजी लगाने के कुछ नियम होते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स कि जब आप आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे ढंग समझ में आ गया होगा कि एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा। अब ऐसा कैसा, मेरे इस वीडियो का मकसद है आपकी कॉमन जो एरर होती है उसको दूर करना। अब इसमें आईएनजी होता है, आईएनजी कैसे लगाते हैं, इसके क्या नियम है। जब आप आईएनजी में बदलते हैं तो मूल रूप से दो चीजें आप ध्यान रखें। इसमें दो चीजें ये ध्यान रखनी है कि आपको बता दें जो ई है, ई फॉर एलिफेंट है, ये बेचारा हमेशा आपातकालीन स्थिति में रहता है। कोई छोटा मोटा संकट आता है तो इसको विस्थापित होना पड़ता है हमेशा। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि कोई मूल शब्द आया है, ऐसा कोई जिसे रूट वर्ड कहते हैं, कोई रूट वर्ड आया है और उस रूट वर्ड के लास्ट में ई आया है, अब इसमें जो कोई भी परिवर्तन होगा तो इस ई जो यहाँ में प्लेस के इसको मिस जाना होगा, इसको हमेशा यहाँ से हटना होगा, जो आने वाला परिवर्तन इसके पीछे लगाना पड़ेगा। और यही परिवर्तन हम आईएनजी में करते हैं। तो आईएनजी पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में ई आया हो, वैसे ध्यान रखें ई आया हो, डबल ही नहीं होना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए। ई आया हो तो आईएनजी लगाते समय, ई को हटा दिया जाता है। ई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन शर्त ये स्टूडेंट्स कि ई डबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक स्पेलिंग मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल कम है, एक स्पेलिंग यहाँ में जो आपको सामने जो वर्ड है स्पेलिंग वाला वो है कम है। अब देखिए जब इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो कम की स्पेलिंग में जो आप अंत में ई नजर आ रहा है, ये ई हट जाएगा और इसके लिए सीधा आ जाएगा आईएनजी। मतलब ये मैंने बेसिक वर्ड आपके उदाहरण के लिए लिया है। ऐसे इसमें मैं आप सारे आपको लिस्ट नहीं समझा सकता, तो ऐसे में आप यूँ समझेंगे कोई भी शब्द आया है, उस शब्द के अंत में ई आया है और आप आईएनजी लगा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें, इस ई को हटाएं और सीधा आईएनजी लगा दो। आपने ई को नहीं हटाया, आईएनजी लगाया तो आपका सेंटेंस गलत है। दूसरी बात कि उस शब्द के पीछे डबल ई नहीं होना चाहिए। एक स्पेलिंग है अपने पास SWC, सी ने देखना। अब सी का कभी ऐसे आपने कहा, आप कह सकते हैं कि भाई आपने कहा ई आया, ई को हटा दो, तो आप सीधा SING नहीं करेंगे, ये इसके अंदर सेम ही रहेगा। डबल ई आया तो वो सेम ही रहता है। एक नियम आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज है, दूसरा नियम इसमें ये है, वो आपको ध्यान रखना है कि यदि वो थोड़ा लंबा नहीं, मैं आपको व्यवस्थित रूप से बता देता हूँ, इसको आप बीच में स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा जो इसका नियम है कि आप इसमें जो आईएनजी लगा तो उसमें आपको जो ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें भी आप ये याद रखेंगे, थोड़ा ये अटपटा है। यदि किसी वर्ब में, या हम यूँ कह सकते हैं वर्ब की स्पेलिंग होती है, वर्ब की स्पेलिंग में वर्ब की स्पेलिंग में मतलब वर्तनी में पीछे से दूसरे नंबर पर, थोड़ा ये लंबा है, दूसरे नंबर पर
कोई वोवेल, वोवेल का मतलब है स्वर, कोई वोवेल या कोई स्वर आया हो तथा उस स्वर के इर्द गिर्द, क्या आजू बाजू कह सकते हैं, उस स्वर के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब है आजू बाजू, आगे पीछे, दोनों व्यंजन हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो, तो आईएनजी लगाते समय, तो आईएनजी लगाते समय जब आप उसके पीछे आईएनजी प्लेस करेंगे उस वक्त आईएनजी लगाते समय अंतिम वर्ण यानी जो लास्ट लेटर होगा वो डबल हो जाता है, तो डबल हो जाता है। आपको नियम याद रखना है। देखिए क्या है, यदि किसी वर्ब की स्पेलिंग, वर्ब की जो स्पेलिंग लिखते हैं, मान लीजिए मैंने स्पेलिंग दिया है सिटी शेप, या मैं और ऐसी स्पेलिंग लिख दूं CUT कट, ऐसी स्पेलिंग लिख दूं SHUT, आप देख सकते हैं ये जो स्पेलिंग है ST CUT HSUT, उसमें और ऐसी स्पेलिंग जैसे PUT पुट, उसमें क्या होता है स्पेलिंग में पीछे से दूसरे नंबर पर, आप यहां से, जैसे मैं थोड़ा इसको अच्छे ढंग से समझा देता हूं, इस T को मैं रखूं 1 नंबर पर, U को रखूं 2 नंबर पर और P को रखूं 3 नंबर पर। अब ये जो इसकी कंडीशन है, इसमें देखिए कि 1 नंबर पर T रखा है, दूसरे नंबर पर U है और तीसरे पर P है। अब इस नियम को यहां समझे, पीछे से दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरे नंबर पर कौन बैठ रहा है, U, दूसरे नंबर पर कोई वोवेल, आप सभी जानते हैं इंग्लिश के अंदर जो वोवेल है इनकी संख्या 5 है और वे कौन कौन से हैं, A E I O U, ये जो 5 हैं A E I O U, इनमें से इन पांचों में से कोई भी हो, पांचों, शर्त ये कि वो सिंगल होना चाहिए, डबल है तो नहीं, इन पांचों में से कोई भी वोवेल है वो किसी वर्ड की स्पेलिंग के दूसरे नंबर पर आया हो तो क्या होता है, आया हो तो उस स्वर के इर्द गिर्द आजू बाजू देखिए, आगे P बैठा पीछे T है, आगे S है लास्ट T है, आगे C है पीछे T है, या देखिए इस S को H को देखिए H है T है, मतलब आजू बाजू में दोनों कॉन्सोनेंट बैठा है, ये व्यंजन हो तो आईएनजी लगाते समय, अब हम इसके पीछे जब आईएनजी लगा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में पीछे वाला यानी जो T है इसका भी T, इसका T, ये T है वो डबल हो जाता है। अब देख सकते हैं, मान लीजिए आईएनजी लगा रहे हैं तो ये सीधा इसके पीछे आईएनजी नहीं लगा के आपको T को डबल करना पड़ेगा। सेट से सेटिंग लिख रहे हैं तो ये लास्ट वाला T है वो डबल हो जाएगा। इसी में कट से कटिंग लिख रहे हैं तो लास्ट वाला T है लेकिन लास्ट इसका जो वर्ड है वो डबल हो जाएगा। सेट से आप सेटिंग करेंगे तो इसमें भी लास्ट वाला वो डबल हो जाएगा। ये आपको दूसरा नियम याद रखना है, ध्यान दें। पहले नियम में हम क्या करते हैं, पहले वाले नियम को हटा देते हैं, दूसरे नियम के अंदर क्या करते हैं कि एस जिसके पीछे से दूसरे स्थान पर अकेला कोई इकलौता कोई स्वर आया है तो आईएनजी लगाते समय उस अकेले तुक को हम करेंगे डबल कर देते हैं और हम आईएनजी लगा देते हैं। ये इसके आईएनजी लगाने का दूसरा नियम है। और एक और चीज याद रखनी है आपको कि मान लीजिए जो आईएनजी लगाने का तीसरा नियम है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तीसरे में आप ये ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कहीं पर यदि किसी वर्ग की वर्ग में कह देते हैं क्योंकि इसके पीछे बनानी वर्ग में आई ई आया, ध्यान दें आई ई आया हो, आई ई आया हो तो आई ई को हटाकर इसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह वाई को लिख देते हैं, वाई को लिखा जाता है।
बहुत ही काम की चीज है ये आई लगाने की जो नियम है। क्या करते हैं हम? तीसरा नियम क्या समझिए कि वर्ब है, आप कहेंगे सर वर्ब है कौन सी, ले लिया LIE, हम ले लेते हैं DIE। अब ध्यान दो कि जो लाई या ले लेते हैं TIE, ऐसी वर्ब है। लाइन पड़े रहना या झूठ बोलना, डाई मरना, टाई मारना। अब ये जो आपको स्पेलिंग नजर आ रही है, इन सब के अंत में आपको क्या नजर आ रहा है? IE और IE। नियम क्या कहता है? यदि किसी वर्ब में IE आया हो तो आप क्या करो, IE को हटा दीजिए और उसकी जगह किसको लिख दीजिए? Y को। एक आपको मैं इसमें चीज बता दूं कि हमेशा क्या होता है, I और Y तो हमेशा ये भाई है। आप यूं समझे, आपकी सुविधा के लिए समझ देता हूं। I और Y ऐसे भाई है कि जहाँ I की जरूरत होती है वहाँ Y चला जाता है, वहाँ जहाँ Y की जरूरत होती है वहाँ I चला जाता है। इनका आपसे ऐसा सेटलमेंट है। और E को मैंने बताया कि E तो बेशक हमेशा आपातकालीन स्थिति में रहता है, और ये जब कोई आता है जाता है तो हमेशा इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये भाग जाता है वहाँ से। अब इसकी बात करें तो I और Y की दोस्ती है, इसलिए I की जगह तो आ जाएगा Y, और E तो इसमें से इसको जाना ही I लग रहा है, इसलिए ये हट जाएगा और इसके साथ सीधा ये आ जाएगा, ये LI है और जाएगा LYING। आपकी इसी समझ में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी लास्ट में IE आया हो तो आप IE को हटाइए और सीधा लगा दीजिए भाई और साथ में ING। अब डाई की स्पेलिंग में सेम होने वाला, डाई की स्पेलिंग में डाई के बाद I है, I की जगह Y लगाइए, ये हट जाएगा और आप लगा देंगे डाई। इसी बात की टाई है, टाई का भी I की जगह Y और I हट जाएगा और सीधा हो जाएगा टाई। इस प्रकार से इसके जो ING के लगाने के नियम होते हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप इसके कुछ सेंटेंस है और आसानी से बना सकते हैं। अब आपको आगे लेके चलते हैं और अगली क्लास में आपको परफेक्ट के सारे नियम हैं उससे अवगत कराएंगे। तब तक धन्यवाद।